हेलो दोस्तों, बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स कहते हैं। जो शुरुआती सेल्स है उसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता और केंद्रक मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक के ऊपर जो आवरण होता है वो भी नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक भी नहीं होता है और केंद्रक के ऊपर कोई आवरण भी नहीं होता है, ऐसी कोशिका के केंद्रक को केंद्रिकाभ कहा जाता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं पाया जाता है। तीसरा है लाइसोसोम, ये भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिका जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें सिर्फ 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक के स्थान पर केंद्रिकाभ पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया, पीपी येल्लो। पीपी येल्लो का पूरा नाम होता है प्लूरो, पी से निमोनिया, यल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसी को कहते हैं प्लांट किंगडम का जोकर, ठीक है ना, इसे प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं। और जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी का आकार हमेशा चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। अपनी बॉडी का ये ट्रिपल लेयर होता है, 3 लेयर का होता है और इसकी बॉडी हमेशा चेंजेबल होती है, एक रूप में नहीं रहती, टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है, टेढ़ी मेढ़ी रहती है, इसलिए इसको जोकर कहते हैं। तो प्लांट किंगडम का जोकर है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीली हरी शैवाल, ठीक है ना, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये सभी ऐसी सेल्स हैं जो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आती हैं और प्रोकैरियोटिक होती है। इनमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक मेम्ब्रेन भी नहीं होता, केंद्रिकाभ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, केंद्रिकाभ। केंद्रिकाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम कैसा है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन मेनली पाए जाते हैं। तो आप ये देखेंगे बाबू कि इसके सबसे पहले यानी ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू, सेल वॉल पाई जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं बाबू, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति। और उसके बाद जो ये आपको लाइनिंग दिख रही है वायलेट कलर की, ये ब्लू कलर में, आसमानी कलर में, ये वाला जो लेयर है ये कहलाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है बाबू, ये फोल्डिंग यहाँ पे, ये फोल्डिंग यहाँ पे, ये फोल्डिंग यहाँ पे, इस तरह की फोल्डिंग आपको किनारे किनारे दिख रही है, इसी को कहते हैं मीजोसोम, इसी को कहते हैं मीजोसोम, ठीक है ना। मीजोसोम जो होता है वो बैक्टीरिया का पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जिसमें बैक्टीरिया की टोटल एनर्जी बनती है एटीपी के रूप में, ठीक है ना। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम पाया जाता है। जो मीजोसोम होता है उसे पावर हाउस ऑफ बैक्टीरियल सेल कहते हैं, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक हाई एनर्जी कंपाउंड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उच्च ऊर्जा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जिसमें पावर ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसके बाद बाबू इसमें जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है धागे धागे नुमा, इसी को कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं बाबू, फ्लैजिला कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको कशाभिका। क्या कहते हैं बाबू, कशाभिका कहते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया का ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, जौने से बैक्टीरिया चलता है ना, उससे लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं, यानी ये चलने वाला अंग है बैक्टीरिया का, जिसको फ्लैजिला कहते हैं और हिंदी में कशाभिका कहा जाता है। और ये जो बाबू आपको दिख रहा है ये कलर, ये बैक्टीरिया का क्या है, न्यूक्लियोइड है, यानी न्यूक्लियोइड का मतलब जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया का क्या है,
जीनोम है। और बैक्टीरिया के ऊपर ये मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि इस तरह की एक संरचना पाई जाती है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसी को कहते हैं हिंदी में केंद्रिकाभ। ठीक है, इसके बाद आपको देखना, ये देखिएगा, इसके बाद आपको ये दिख रहा है, जो ये प्लाज्मा दिख रहा है पूरा रेड कलर में, तो ये क्या है? इसका बैक्टीरिया का प्लाज्मा है। ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद ये जो गोल गोल आपको सफेद सफेद संरचना दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। ठीक है ना, राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। याद रखना बाबू कि जो राइबोसोम होता है, चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S हो, 70S 80S चाहे हो और चाहे 55S हो, एक 55S भी होता है, एक 80S भी होता है, एक 70S होता है। इन तीनों का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना। ठीक है ना, शरीर में कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है ना, जब आप आर्गन से डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें राइबोसोम को थोड़ा और डिटेल आप पढ़ेंगे कि 70S कैसे होता है, 80S कैसे होता है, उसमें कितनी यूनिट होती है, किस तरह से वो जुड़ा होता है, उसकी साइज कितनी होती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो एक बैक्टीरिया का एक नॉर्मल सेल था जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है? सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग में मेसोसोम पाया जाता है, जिसको पावर हाउस ऑफ बैक्टीरियल सेल कहते हैं, जिसमें एटीपी बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसके बाद इसमें जो द्रव्य है ये प्लाज्मा है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो गोल गोल सफेद सफेद आपको दिख रहा है, ये राइबोसोम है 70S टाइप का। ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही थी, इसको फ्लैजिला कहा जाता है, जिसके माध्यम से बैक्टीरिया मूव करता है, चलता है, गमनशील होता है। और इसके अलावा जो ये क्वाइल्ड संरचना आपको दिख रही है, बीच में एक धागेनुमा क्वाइल्ड है, ये कैसा होता है? ये इसे जीनोम कहते हैं। याद रखना कि जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है वो सर्कुलर होता है, यानी गोल होता है, यानी इसका जो धागा का दोनों पोल होता है, ये दोनों पोलवा आपस में जुड़ा रहता है, गांठ रहती है। जैसे मान लीजिए कि ये गोल होता है, लेकिन ये क्वाइल होता है तो लगता है कि गुच्छा बना है, लेकिन ये आपस में क्या होता है कि दोनों पोल आपस में इसके मिले होते हैं, तो ये सर्कुलर होता है। इसी को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसी में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, इसी में नहीं पाई जाती है। और बैक्टीरिया में एक संरचना और होती है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड होता है, मान के चलिए कि एक ऐसी संरचना जो इससे मान लें आप जानते रहेंगे तो बेहतर होगा। तो ये क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और ये प्लाज्मिड है। ठीक है ना, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। ठीक है ना, ये जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरिया में एक अतिरिक्त गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का काम करता है। ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में होता है उसी को प्लाज्मिड कहा जाता है। बैक्टीरिया का मूल जेनेटिक मटेरियल ये होता है जिसको जीनोम कहते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है जिसको आप प्लाज्मिड कहते हैं, इसको एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसी में किसी तरह की डाउट या किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। 9th लेवल पर ये बेहतर है। 9th लेवल पर आप जितना आपको सीखना है, जितना आपको जानना है, प्रोकैरियोटिक की डिफिनेशन, प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल, कौन से ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन सा पाया जाता है, इसकी सेल्स की संरचना कैसी होती है, कौन से ऑर्गन कौन से काम करते हैं, तो बात में हम लोग देखेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद अब यूकैरियोटिक सेल है, सेल नंबर 2। ये यूकैरियोटिक सेल है, इसको ट्रू सेल भी कहते हैं। यू का मतलब हो गया ट्रू, कैरियोट का मतलब हो गया न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो ट्रू हो, कंप्लीट हो, ठीक ना, सत्य न्यूक्लियस हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती हो और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी पाया जाता हो, सभी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो, साथ में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, यातायात पुलिस कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको आप ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इसी में होती है, और पौधे की पत्तियां इसी के कारण हरी दिखाई देती हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं,
और इसी में क्लोरोफिल होती है, जिसके कारण पौधे की पत्ती हरी दिखाई देती है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको आप वेल डेवलप्ड या डेवलप्ड सेल कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सभी जंतुओं की सेल्स और सभी पादपों की कोशिकाएं जो यानी सेल्स हैं, ये सभी कोशिकाएं किस में आती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में आती हैं। एक जो आपको टाइपिकल सेल्स दिख रहा है एनिमल कोशिका का है, ठीक है ना। तो एनिमल कोशिका के ऊपर ये जो लाइनिंग दिख रही है, इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसी को कहते हैं कोशिका की झिल्ली, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका की झिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा अंदर जो आपको गोल गोल संरचनाएं दिख रही है राइबोसोम है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद ये है रफ यानी खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मूल रूप से यहाँ पे दो प्रकार का होता है। एक ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हिंदी में अंतःद्रव्यी जालिका भी कहते हैं, और ऐसी अंतःद्रव्यी जालिका या पौधद्रव्यी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम दानेदार होता है। अगर राइबोसोम रही तो खुरदरा रही, तो जब खुरदरा रही तो ओके कहा जाला रफ, रफ मतलब खुरदरा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शार्ट में कहते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बाबू है ये देख रहे हैं जो गोल सा आपको दिख रहा है, बीच बीच में जगह जगह कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर में दो तरह की मेम्ब्रेन होती है। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है दो तरह की होती है। बाहर वाली जो होती है उसे आउटर कहते हैं, बाहरे वाली तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर वाली होती है कहते हैं उसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जगह जगह पोर होता है। जैसे घर में दुआरी या दरवाजा लगा रहता है कि आइबा जाइबा, तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर का कोनो मटेरियल बहरे जाएगा, चाहे बहरे से कोनो आएगा तो यही दुआरी पड़े आता है, चाहे ये से चाहे हे से चाहे हे से चाहे से। तो वहां पर भी एक तरह का फाइबर जैसे संरचनाएं लगी रहती हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे होती हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसको निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर होता है। हालांकि इसको जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो समझिएगा। तो ये समझिएगा कोई भी बाहर से मटेरियल अगर कोशिका के केंद्रक में जा रहा है तो इसी रास्ते से जाता है, जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है ना। इसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, NP कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें हो गया पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में। और कोशिका के अंदर जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की प्रक्रिया चलती है, जिसको शॉर्ट में ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये F1 पार्टिकल्स भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होती है। और जो मैमेलियन यानी मैमल्स मतलब स्तनधारी वे जंतु होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं और अपने बच्चे पैदा करते हैं, बीबी पैरस होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे जंतु को कहते हैं मैमल्स। और जो मैमल्स होते हैं उनकी कोशिका में, जैसे मनुष्य मैमल्स है, मनुष्य में जो फीमेल होती है वो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हैं, उनमें मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको स्तन ग्रंथियां कहते हैं। ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी होता है और दूध का फॉर्मेशन भी होता है, लैक्टेशन भी होता है, और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी हम लोगों के शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 55 यानी आप ये कह सकते हैं कि 55S का राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? 55S का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को आप कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसके बाद देख रहे हैं कि ये बिंदी बिंदी जैसा इसे तरल द्रव्य भरा होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो एक धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बाद में जब छोटा और मोटा होने लगता है तो बाद में गुणसूत्र बना लेता है। तो यही क्रोमैटिन जब कोशिका विभाजन होता है तो प्रोफेज में जाकर के ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो सेल डिवीजन की प्रोसेस या प्रक्रिया है, जो अगले वीडियो में आपके अगले वाले टॉपिक्स में आएगा, ये सेल डिवीजन आपको पढ़ना है, तो उसमें आपको हिंट देंगे कि क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। तो जब क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है तो छोटा और मोटा हो जाता है। तो यही क्रोमैटिन होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमैटिन पतला होता है, धागेनुमा होता है और लंबा होता है।
इसके किनारे पर देख रहे हैं कि ये पतली स्मूथ जैसी संरचना है, इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपने देखा था कि इसको कहते थे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ ऐसे कहल जाला कि ऊपर राइबोसोम रहेला, तो रफ रबे करी, खुरदरा रही, जैसे कोनो रसरी में गांठ हो जाई तो ऐसे रसरिया के टच करबा तो गांठ गांठ मती जनाई, आ जौने रसरी में एको गांठ ना हो एकदम चिक्कन जनाई। तो जौन चिक्कन रही, स्मूथ रही, मुलायम रही, सॉफ्ट रही, बराबर रही, उनमें ओके कहल जाला, उनमें कोनो गांठ ना रही यानी उनमें कोनो राइबोसोम ना, तो ओके कहला स्मूथ यानी सपाट, चिकना, मुलायम, बराबर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बिल्कुल क्या होता है, चिकना होता है, साफ होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है बिल्कुल। ठीक है बाबू। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, हिंदी में कहल जाला आत्महत्या का थैली। ऐसा कोशिकांग हवा जिसके अंदर यानी जौना के अंदर जो लाइसोसोम होता है, एकरा अंदर 50 तरह का हाइड्रोलिटिक सबस्टेंस पाया जाता है, जो एंजाइम होता है। 50 प्रकार का जल अपघटनी एंजाइम होता है, और ये क्या करता है बेचारा कि एकरे अंदर बंद रहता है, मतलब एगो कोष्टक रही ओकरे अंदर बंद रहता है, नहीं समझ में आ रहा, तो इसके अंदर बंद रहता है। तो जब वो बेचारा क्या करता है कि कब्बो माला एक्सीडेंटली अगर हाई लेयर एक डिजॉल्व हो गई, गल गई ऊपरा वाली मेम्ब्रेनवा एकर, तो जब गल जाए तो एकर जो एंजाइम हो कुल फ्री हो के कोशिका में लगिए नाचे, लगिए पूरा घूमर, आ जैसे ही बेचारे कुल घूमर लगिए तो अपने तो मरबा करिए, दूसरकियों के मारा का प्लान बना देते हैं। तो एक एक कहल जाला आत्महत्या का थैली, ठीक ना, सुसाइडल बैग ऑफ सेल होता है जो लाइसोसोम होता है। और इसके बाद ये देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक ना। तो ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल है। प्लांट की कोशिका में, पादप कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिक्टियोसोम कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये हो गई एनिमल सेल्स, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। अगली जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी बाबू, इसको आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके अंदर जो होता है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में, हिंदी में इसे केंद्रिका कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसकी खोज फोंटाना ने किया था, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया संरचना कोशिका की, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, एनिमल की सेल्स है। इसके बाद वाली जो वीडियो आपकी आएगी उसमें आपको मिलेगा प्लांट सेल्स के बारे में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को और जो पिछले जो आप अपलोडेड वीडियो हैं उनको देखते रहिए, और अच्छे से अपना नोट्स तैयार करते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए, बायोलॉजी में बेस्ट बनिए। ये मेरा पूरा प्रयास है कि आप बायोलॉजी का कोई ऐसा टॉपिक ना हो अपने स्तर पर। 9th में तो 9th जैसा, 10th में आएंगे तो 10th जैसा, 11th में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, तो अगर उसके आगे पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं बायोलॉजी में समस्या न हो, इसके लिए मैं रेगुलर प्रयासरत हूँ, नियमित रूप से आपको वीडियो देता रहूँगा बाबू। और फ्री कास्ट वीडियो रहेगी, आपको खूब अच्छे से देखिए, जितना मन उतना देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके उतने अपने दोस्तों को जोड़ते रहिएगा बाबू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।